जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी मेरी तबीयत ना आज, तबीयत नहीं, एनर्जी थोड़ा डाउन डाउन हुई हुई है। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर? आज हम थोड़ा सा कम पढ़ेंगे बिकॉज मेरा सर शदीद दर्द हो रही है सुबह सुबह ही। ये जनाब कोई सवाल है किसी का लास्ट लेक्चर से तो मुझे बताए, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अभी तक कोई किसी को मुश्किल तो नहीं पेश आ रही? किसी को कोई डिफिकल्टी लग रही हो या लाइक कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझे बताएं। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे जीरो रेटेड गुड्स की। और जो हमारे पास जीरो रेटेड गुड्स थी, हमने उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, जो हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, वो क्या था? रिफंड का प्रोसीजर। कि इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें जो हमारा इनपुट टैक्स है, वो हमें इनपुट टैक्स जो है वो रिफंड हो रहा होगा, वो वापस हो रहा होगा। ये चीज़ जो है वो हमने क्या की थी, डिस्कस आउट की थी, ऐसे ही है। अब एक का सवाल है कि ये रिफंड का प्रोसीजर होता कैसे है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जो ये रिफंड है, इस रिफंड का प्रोसीजर क्या होगा, ये चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस आउट करनी है। देखें, अभी 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को आपने लेके चलना है। देखें, रिफंड हमें कब होगा? जब हम सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर उसने हमें क्या करना होता है? करना होता है। अब रिटर्न क्या होता है? देखें जी, रिटर्न जो है ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें क्या की होती है। ये डॉक्यूमेंट है एक, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी डिटेल्स जो हैं वो सारी फिल करते हैं। और ये क्या करते हैं फिर हम गवर्नमेंट को जमा करवा रहे होते हैं। गवर्नमेंट को क्या कर रहे होते हैं, हम ये सबमिट जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये डिटेल्स किस चीज़ की होती हैं कि इसमें हम बताते हैं कि जी हमने सेल्स कितनी की थी, उसकी डिटेल होती है। उन सेल्स के ऊपर हमारा आउटपुट टैक्स हमने कितना कलेक्ट किया था, वो हम बताते हैं। हमने परचेजेस कितनी की थी, वो हम बताते हैं। उन परचेजेस के ऊपर हमने इनपुट टैक्स कितना पे किया होता है, वो हम यहाँ पर लेस करवाते हैं। और बाकी हमने टैक्स कितना पे करना होता है या कितना हमने रिफंड लेना होता है, वो हम सारे का सारा इस डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, बता रहे होते हैं। अच्छा, ये सेल्स टैक्स रिटर्न जो है, रिमेंबर ये हर मंथ की हमने क्या करनी होती है, सबमिट करनी होती है। ये सेल्स टैक्स रिटर्न जो है, ये हमने हर महीने की, हर मंथ की क्या करनी होती है, सबमिट करनी है। अब फॉर एग्जांपल हमारा मंथ स्टार्ट हुआ 1 मार्च 2024 को, ख़त्म होगा जाके ये 31 मार्च 2024 को। ये एक महीना है। हम बताएंगे कि जी इस एक महीने में इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमने कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, कितना आउटपुट टैक्स लिया है, कितना इनपुट टैक्स लिया है, वो बताएंगे। और ये सारा हमने बताना है। अच्छा, ये है मार्च का महीना। अब इस महीने की रिटर्न जमा करवाने की जो ड्यू डेट है वो क्या होगी? इसकी ड्यू डेट जो है वो अगले महीने की 15, मतलब 15 अप्रैल जो 2024 जो है वो ड्यू डेट होगी कि हमने इस तारीख तक क्या करनी होती है, पिछले महीने की रिटर्न जमा करवानी होती है। सिमिलरली जब अप्रैल का मंथ आएगा, अप्रैल के महीने की रिटर्न जमा होगी, ड्यू डेट क्या होगी, 15 मई होगी। जो मई का मंथ आएगा, उसकी रिटर्न जमा करवाने की ड्यू डेट क्या होगी, 15 जून होगी, एंड सो ऑन। मतलब हर अगले महीने की 15 तारीख तक हम क्या करते हैं, हमने पिछले महीने की जो रिटर्न है वो क्या करनी होती है, सबमिट करवानी होती है। अब देखिए, जब हम रिटर्न सबमिट करवाएंगे जिस दिन भी,
हमारे पास ड्यू डेट 15 है, आप 10 को करवा दें, 5 को करा दें, 11 को करवा दें, 12 को, जो भी वट एवर, जो भी हम जब रिटर्न जमा करवाएंगे, रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर, देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है विद इन 45 डेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मार्च की रिटर्न जमा करवाई 15 अप्रैल को, अब 15 अप्रैल से हम क्या करेंगे, 45 दिन हम, आपने रिटर्न सबमिट कर दी, उस रिटर्न में लिखा था ये इतना टैक्स आपने पे करना है, आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, और आपने रिफंड क्लेम कर दिया कि इतना गवर्नमेंट ने क्या करना है, मुझे वापस करना है। आप हमेशा अपना टैक्स पे करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप रिफंड जो है वो डिमांड कर रहे होंगे। अब जब आप रिफंड डिमांड करेंगे कि जी मुझे गवर्नमेंट ने वापस करने हैं पैसे, तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, अब 45 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने क्या करने हैं, आपको रिफंड करना है। अब 45 दिन विद इन है, इस डेट से देखें काउंट करेंगे, 15 अप्रैल को अगर आपने रिटर्न जमा करी तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसका मतलब अप्रैल के 16 डेज आएंगे इसमें, और फिर मई के बनेंगे 29, इसका मतलब 29 मई को 45 दिन पूरे हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करना है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको, जब आप रिटर्न जमा करवा देंगे, रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने क्या करना है, आपको रिफंड्स जो है वो करने होंगे। गॉट इट। अब देखिए, जब भी हम गवर्नमेंट से रिफंड डिमांड करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हमें रिफंड करे, तो उस रिफंड में क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है ठीक है मैं आपको रिफंड कर दूंगी, लेकिन लेकिन वो कहती है कि अगर आपने गवर्नमेंट का कोई टैक्स पे करना है, किसी किस्म का कोई अमाउंट पे करनी है, कोई डिफॉल्ट चार्ज, कोई टैक्स, किसी भी किस्म का अगर आपने गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वो अमाउंट जो है वो टैक्स का डिडक्ट कर लेगी। अगर आपने इनकम टैक्स में कोई अमाउंट पे करनी थी, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अमाउंट आप डिडक्ट कर लेगी। अगर आपने कोई सेल्स टैक्स में अमाउंट पे करनी थी, कोई भी रकम, कोई भी अमाउंट, कुछ भी अगर आपने गवर्नमेंट को पे करना था, तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, गवर्नमेंट उसको डिडक्ट कर लेगी। गवर्नमेंट डिडक्ट करने के बाद क्या करेगी, आपको अमाउंट जो है वापस करेगी। ठीक है। और तीसरा है कि गवर्नमेंट ने आपको रिफंड करना है 45 दिन में। अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं थी, किसी किस्म का केस नहीं चल रहा, आपने बिल्कुल क्लीन रिफंड डिमांड किया था, गवर्नमेंट ने अगर 45 दिनों में आपको रिफंड नहीं किया, अगर डिले हो गई, तो जितना डिले होगा वो आपको क्या करेगी, फिर एडिशनल अमाउंट पे करेगी। और एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी किस रेट के ऊपर, जो हमारा काइबोर का रेट है, हम काइबोर रेट के ऊपर क्या करेंगे, अमाउंट पे कर रहे होंगे। अब काइबोर रेट क्या होता है, काइबोर का मतलब होता है कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा काइबर जो है वो कहला रहा होता है। अब काइबर का मतलब क्या है कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक से लोन ले, तो वो किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले रहा होगा, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा काइबोर जो है वो कहला रहा होता है। अब गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट डिले कर रही है, गवर्नमेंट ने 45 दिनों में आपको अमाउंट रिफंड नहीं की, तो जितने एडिशनल डेज होंगे वो इस रेट के ऊपर आपको एडिशनल अमाउंट भी पे कर रही होगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बात क्लियर है? भाई बोर का मतलब अगर गवर्नमेंट 45 दिनों में आपको अमाउंट पे नहीं करती, तो जितना डिले करेगी, अगर 50 दिन हो गए हैं, 60 दिन हो गए हैं, तो वो एडिशनल अमाउंट आपको पे करेगी। वो एडिशनल अमाउंट जिस रेट के ऊपर कैलकुलेट होगी, वो काई बोर वाला रेट होगा हमारे। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आप लोगों को? जो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 था, ये क्लियर है। ये रिफंड जो है 45 डेज में होगा। अगर आपने कोई किसी किस्म का टैक्स, डिफॉल्ट चार्ज, पेमेंट, लाइबिलिटी, कुछ भी हुकूमत का पे करना है, तो हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत आपकी अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगी, और आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, पे कर रही होगी।
और फिर पॉइंट नंबर 4 जो है मैं पहले डिस्कस कर दी है कि अगर आपका डिलेड रिफंड हो तो फिर क्या किया जाएगा, आपको काइबोर के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाएगी। और ये डिलेड रिफंड तब होगा जब कोई किसी किस्म का आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई इंक्वायरी वगैरह जो है अगर वो पेंडिंग नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम इसमें लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? ये तीन बातें क्लियर हैं, ये तीन पॉइंट्स क्लियर हैं, बताएं। इसमें किसी का मसला है तो बताएं। अभी पॉइंट नंबर 3 जो है ना, इसको डिस्कस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपने रिफंड डिमांड किया गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट को लग गया पता कि यार आपने ना रिफंड जो है वो गलत डिमांड कर ली है, या उनको शक है कि आपने कोई किसी किस्म की दो नंबरी वगैरह लगाई हुई है, उनको शक पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, वो आपके खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं। आपने रिफंड क्लेम किया, रिफंड डिमांड करने के, उनको शक है कि यार नहीं इतना तो बनना नहीं चाहिए, ये बंदा जो है क्या कर रहा है, हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, ये कुछ ना रॉन्ग नंबर है। उनको आपके ऊपर शक हो रहा है। अगर उनको आपके ऊपर शक हो रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट कर देंगे। अब आपके खिलाफ इंक्वायरी जब स्टार्ट होगी तो रिमेंबर, जब आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स, केस स्टार्ट हो गया, तो जब तक केस चलेगा उस वक्त तक तो आपको कोई किसी किस्म का रिफंड जो है वो नहीं किया जाएगा, कोई किसी किस्म का रिफंड नहीं किया जाएगा। अब जब आपके खिलाफ केस शुरू हो गया, तो क्या असूल होगा, क्या तरीकेकार होगा कि इंक्वायरी जो है वो इन्होंने 60 डेज के अंदर अंदर, मतलब जब आपके खिलाफ नोटिस आएगा कि यदि हम आपके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं, तो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करनी है, इन्होंने इन इंक्वायरीज को कंप्लीट करना है। क्या करना है, 60 डेज के अंदर क्या करना है, इन्होंने इंक्वायरीज को कंप्लीट करना है। अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है और 60 दिन के अंदर अंदर आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं होती, मतलब कोई फैसला नहीं आया, कोई किसी किस्म के वर्डिक्ट पे नहीं पहुंचे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इन 60 दिन को एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 120 डेज। मतलब मजीद 60 दिनों की एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी, केस का फैसला करो। लेकिन ये एक्सटेंशन कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा जो है वो क्या करेगा, वो एक्सटेंशन वगैरह जो है वो दे रहा होगा। और अगर इन 120 दिन में भी केस का फैसला नहीं होगा, तो अप टू 9 मंथ्स, मतलब मजीद जो है वो 3 महीने की एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन फिर ये एक्सटेंशन कौन देगा, एफबीआर देगा, बोर्ड देगा। और इसकी रीजंस जो है वो इन रिटर्न राइटिंग में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर 9 महीने में फैसला नहीं आता फिर तो केस खत्म हो जाएगा। अच्छा रिमेंबर, जब तक आपकी ये इंक्वायरी चल रही है तब तक आपको रिफंड तो नहीं मिलेगा, और वो चीज़ इसमें काउंट भी नहीं होगी। हाँ, जब केस का फैसला आ गया, केस का फैसला आने के बाद अगर रिफंड बनता हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये सारा तरीकेकार है हमारा किसका, रिफंड का। ये पॉइंट नंबर 3 ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें डेज जो है वो याद रखने होते हैं। अब आपको डेज याद हुए हैं कि नहीं हुए, मेरे साथ देखें। डेज याद होते हैं कि नहीं होते, जरा मुझे बताना है। देखो, जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई है तो कितने दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए, 60 दिनों में। अगर 60 दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी तो एक्सटेंशन कितने दिनों की मिल सकती है, 120 दिनों की। एक्सटेंशन कौन देगा, कमिश्नर देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा देगा। अगर 120 दिनों में भी कंप्लीट नहीं होती तो एक्सटेंशन मिल जाएगी उसको, कितने की, 120 डेज की। और सॉरी, फिर कितने की मिलेगी उसको, 9 महीने की एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगी, अप टू 9 मंथ्स। वो कौन देगा, एफबीआर देगा।
अब जितने महीने ये सारी इंक्वायरी चलती रही है, ये टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। जब फैसला आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आके इंक्वायरी, फिर जो है रिफंड होगा। अब फैसला आने के बाद 45 दिन में उसने क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। अगर 45 दिन में हो गया, ठीक है। अगर उसके बाद 45 दिन लैप्स हुए, तो फिर क्या किया जाएगा, एडिशनल अमाउंट जो है वो पे की जा रही होगी। तो ये सारा रिफंड का प्रोसीजर है। आप लोगों को समझ आया क्या है, कैसे है, और किस तरह से है? बताएं जी। नहीं, जब तक इंक्वायरी चल रही है उस वक्त तक कोई किसी किस्म का नहीं होगा, कई बोर रेट नहीं लगेंगे। बताएं जी, ये क्लियर है? रिफंड का प्रोसीजर क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई सवाल, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन, कोई भी इस तरह की चीज़ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन? मुझे लग रहा है आज आप लोगों की तबीयत डाउन है मेरे साथ साथ, आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। नहीं, अगर विद इन 9 मंथ्स भी प्रोसीडिंग क्लियर नहीं होती, फिर तो केस डिसमिस हो जाएगा ना। जब नतीजा ही कोई ना पहुंचा, इसका मतलब है उसने रिफंड ठीक क्लेम की है। देखिए, सारा हमने ये प्रोसीडिंग क्यों स्टार्ट की है, 2 नंबरी निकालने के लिए कि उसने गलत रिफंड क्लेम की है। जब कुछ चीज़ मिली ही नहीं है तो इसका मतलब उसने कोई गलत रिफंड क्लेम नहीं किया होगा। यार आप लोग मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, ये बच्चे लाइफ क्यों नहीं आते? पहले पहले दिन तो बड़े शौक से लाइव आ रहे थे, अब ये लाइव ही नहीं आ रहे। लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई आप लोगों का आपस में इनफॉर्मल ग्रुप बना हुआ है कोई, है? लाइक व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि व्हाई दे आर नॉट लाइव? एनीवन? आगे चले। अच्छा जी, अब आई कैप का ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज के बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पास पेपर कर रहे होंगे तो आपको रिपीटेडली जो है ये क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिल रहा होगा। मतलब आपसे उसने ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा होता है, वो अमूमन आपसे पूछ रहा होता है। अब ये टेबल एज इट इज लिख दो, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और जब भी डिफरेंस का सवाल आएगा, आपने उसको ये टेबुलर फॉर्म में ही क्या करना है, लिखना है। आपने उसको टेबुलर फॉर्म में ही क्या करना है, बताना है। देखें, अब सवाल होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम सप्लाईज एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। अब देखें, एग्जाम सप्लाईज का मतलब क्या है, ये वो गुड्स हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। और जीरो रेट सप्लाई का मतलब क्या है, कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज तो होता है, लेकिन किस परसेंटेज के ऊपर होता है, 0% के ऊपर। इसमें गुड्स कौन सी आती हैं, इसमें वो वाली गुड्स आती हैं जो फिफ्थ स्केड्यूल में मेंशन्ड है, या वो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमने क्लियरली पढ़ा। इसमें गुड्स कौन सी आती हैं जो एफबीआर बता देगा, या जो सिक्स स्केड्यूल में गुड्स मेंशन है वो इसके अंदर फॉल कर रही होती हैं। अब जो हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाई है, इसके लिए
टैक्स इनवॉइस होना लाजमी है हमारे पास। मतलब क्या होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए, बिकॉज हमने इनपुट टैक्स का रिफंड क्लेम करना है। एग्जाम गुड्स के लिए कोई किसी किस्म की रसीद दरकार नहीं है, बिकॉज ये तो एग्जाम्ट है, इनके ऊपर सेल्स टैक्स वैसे ही नहीं है। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, इसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स जो है वो रिफंड मिलेगा, हमें अमाउंट जो है वो वापस हो जाएगी। और इन गुड्स के ऊपर कोई किसी किस्म का रिफंड जो है वो हमें नहीं मिल रहा होता। फिर जो हमारे पास जीरो रेट सप्लाईज हैं, इन सप्लाईज के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और एग्जाम सप्लाईज के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी रिक्वायर नहीं है। आप विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड भी सारा कुछ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये टेबल है, आप इस टेबल को अपने वर्ड्स में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट ये आपको पास पेपर में कोई 5 से 6 दफ़ा क्या होगा, ये सवाल जो है वो मिल रहा होगा, और इवन मिला भी होगा। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ठीक है, इस टेबल को रीड कर लें और बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बताएं जी। ये टेबल क्लियर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और मैं आपके पास्ट पेपर तो हम साथ साथ कर रहे हैं, ये आपको पास्ट पेपर में थ्योरेटिकली कोई 5 से 6 दफ़ा जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो बताएं, हम आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी एग्जाम सप्लाईज होती हैं, अगर हम एग्जाम सप्लाईज को एक्सपोर्ट कर दें तो वो भी हमारी क्या कंसिडर होंगी, वो भी हमारी जीरो रेटेड ही कंसीडर हो नहीं होंगी। मतलब अगर हम एग्जाम सप्लाईज को एक्सपोर्ट कर दें तो वो भी हमारी क्या होंगी, जीरो रेटेड जो है वो कंसीडर हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने पाक को अगर हम लोकल सेल करेंगे तो वो क्या है, एग्जाम्ड है। पुराने पाक को अगर लोकल सेल करते हैं तो वो क्या होता है, एग्जाम्ड होता है। लेकिन अगर वही कुरान पाक आप बनाते हैं, पब्लिश करते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो वो क्या होगा, हमारा जीरो रेटेड रीड होगा। अगर वो जीरो रेटेड रीड हो गया तो उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा हमें क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। गॉट इट। जैसे आप बुक बनाते हैं, बुक बना के यहाँ बेच रहे हैं, पाकिस्तान में एग्जाम्प्ट है, लेकिन वही बुक्स जो हैं अगर आपकी एक्सपोर्ट हो रही हैं तो वो क्या होंगी, जीरो रेटेड रीड होंगी। और उस बुक पब्लिश करने पे कोई किसी किस्म का अगर आपका इनपुट टैक्स वगैरह इनकर हुआ है तो वो इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आपको वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी एग्जाम गुड्स जो हैं वो भी कंप्लीट होती हैं, और हमारी जो जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो भी क्या होती हैं यहाँ पर, कंप्लीट होती हैं। तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मजीद। देखें जी। अब हमने डिस्कस करना है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है, कि हम इनके ऊपर टैक्स तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम टैक्स किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, 18% के ऊपर जो है
हम टैक्स को चार्ज कर रहे हैं। इसके ऊपर 18% के ऊपर जो है हम टैक्स जो है चार्ज कर रहे होंगे। और व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, आपने सेल्स की हैं 1 मिलियन की। अब इस 1 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स लगेगा, और आपका आउटपुट टैक्स आएगा कितना? 1,80,000। ये वो टैक्स है जो आपने क्या किया है, ये वो टैक्स है जो आपने रिसीव किया है, ये वो टैक्स है जो आपने वसूल किया है। इसमें से हम देखेंगे कि जो हमने परचेजेस की थी उसके बारे में। अब फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स परचेज की थी 5 लाख की, और 5 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से हमने टैक्स कितना पे किया था? 90,000। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है वो हम लेस करवाएंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और हम ये पढ़ के आए थे कि इस अमल को हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्लेम करना कहते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने बात की थी ना, इसमें तो कोई किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है? बताएं जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी किसी किस्म की? अच्छा, ये सारा जो अमल है ना, ये सारा अमल जो हम लेके चल रहे हैं, मतलब ये इनपुट टैक्स क्लेम करना, ये रिफंड वगैरह करना, ये सारा कौन करता है? ये सारे का सारा रजिस्टर्ड पर्सन कर सकते हैं। ये सारे के सारे कौन कर सकते हैं? जो हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन है वो कर सकते हैं। अब पर्सन का तो हमें पता है क्या होता है। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? कि वो बंदा जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, और उसने क्या किया है, इस एक्ट के मुताबिक अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है। जब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेगा तो उसको STRN नंबर जो है वो इशू किया जाएगा, इसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जिस बंदे के पास STRN होगा, जिस बंदे के पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यही बंदा क्या कर सकता है, जब सेल करेगा तो कस्टमर से आउटपुट टैक्स ले सकता है। यही बंदा क्या कर सकता है, जो इसने इनपुट टैक्स पे किया है उसको क्लेम कर सकता है या रिफंड कर सकता है। इसका मतलब ये सारी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये किसके बारे में है? ये सारी की सारी हम रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में? जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है, हम उस रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आप खुद देखें, हमारे पास एक सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि कहानी शुरू होती है इम्पोर्टर से। इम्पोर्टर आगे सामान देता है आके मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चर चीज़ें बना के बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे सामान देता है होलसेलर को, होलसेलर से सामान लेता है आके रिटेलर, और रिटेलर से आके कौन खरीदता है? एंड कंज्यूमर। तो ये हमारी क्या बनती है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सप्लाई चेन है। ये हमारी क्या है? ये हमारी सप्लाई चेन कहलाती है। अब आप मुझे एक सोच के जवाब दें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में क्या ये सप्लाई चेन में सारे बंदे रजिस्टर्ड होंगे? सोच के जवाब दीजिएगा, क्या सारे बंदे रजिस्टर्ड होंगे? जरा मुझे बताएं कि जो आपकी सोसाइटीज में या आपकी गली मोहल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है, क्या वो दुकानदार रजिस्टर्ड है? वो असलम भाई जिससे जाके आप 10 रुपए के कुरकुरे लेके आते हैं, या जिससे ब्रेड लेके आ रहे हैं, क्या वो बंदे रजिस्टर्ड होते हैं? क्या तंदूर वाले रजिस्टर्ड होते हैं? क्या छोटी बेकरीज वाले रजिस्टर्ड होते हैं? छोटे कारोबार करने वाले रजिस्टर्ड होते हैं? इसका मतलब रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। तो अब जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, इनको भी तो हम सामान बेच रहे हैं। अब खुद सोच के बताएं कि ये जो नेशनल की कंपनी है, ये जो मसाले वगैरह बनाती है, नेशनल का बिरयानी मसाला वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो बना रही होती है, ये जो नेशनल की कंपनी वगैरह है, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी है नेशनल की।
लेकिन जिनको ये सामान बेच रही है, अपने बिरयानी मसाले वगैरह, क्या वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं ना। इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो क्या करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल कर रहे होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल कर रहे होते हैं। अब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, अब देखिए, गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने क्या किया है, एफबीआर ने खुद ही बता दिया है लोगों को कि जी आप लोगों को में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। उसमें क्लियरली उसने बता दिया है कि वो तमाम लोग जो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें, या खुद मुझे बताएं, अभी हम यही पढ़ के आए हैं कि अगर हम एग्जेम्प्ट गुड्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, हम एग्जेम्प्ट गुड्स को बेच रहे हैं, तो क्या एग्जेम्प्ट गुड्स को बेचने वाले इनपुट टैक्स जो है, क्या वो कभी भी क्लेम या एडजस्ट या उसकी कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जो एग्जाम गुड्स वाले होते हैं, क्या वो इनपुट टैक्स वगैरह की कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वो कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट खुद कह देती है कि वो बंदा, वो पर्सन जो एग्जेम्प्ट गुड्स का कारोबार कर रहा है, इसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं है। इस बंदे को रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली जो एंड कस्टमर होते हैं, जो एंड कंज्यूमर्स होते हैं, इनको भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आप भी कस्टमर हैं, मैं भी कस्टमर हूँ, हम दोनों कंज्यूमर हैं। क्या हम लोग जो है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? लेकिन हम जाके हर चीज़ तो खरीद रहे हैं, बोतल पीनी है, ब्रेड लेनी है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? नहीं, बिकॉज हमें रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक वो लोग हैं जिनको एफबीआर ने खुद कह दिया है कि आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं। क्या है? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, कि उन्हें कहा जा रहा है कि भाईजान आपने रजिस्टर्ड होना है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। एक बड़ा दुकानदार है, उसे गवर्नमेंट कहती है तुम रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। अगर जो बंदे लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, अगर हम इन्हें सेल्स करेंगे, तो हम इन्हें नॉर्मल टैक्स के साथ 4% क्या करेंगे, फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। मतलब इन शॉर्ट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की जा रही है, तो हम उनसे फर्दर टैक्स जो है वो भी क्या कर रहे होंगे, वो भी हम चार्ज कर रहे होंगे। अब क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आपने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ध्यान से देखिएगा, आपने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे सेल्स की हैं 1 मिलियन की। अब 1 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से जो आउटपुट टैक्स आपने लिया होगा, वो 1,80,000 है। अब देखें, जिस बंदे को सामान बेच रहे हैं वो है तो अनरजिस्टर्ड, लेकिन टैक्स आप उससे लाजमी लेंगे। टैक्स आप उससे लाजमी लेंगे। देखें, हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स लेते हैं, लेकिन अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन हमें चीजें बेच रहा है, हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स नहीं दे सकते। अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी टैक्स नहीं ले सकता। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा जाए, उससे टैक्स जो है वो लाजमी हम क्या करवा रहे होंगे, वसूल करवा रहे होंगे। सेल्स की, ये आपका आ गया आउटपुट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेजेस की हुई थी 5 लाख की, और 5 लाख के हिसाब से आपने 18% के हिसाब से कितना टैक्स पे किया हुआ था? 90,000 जो है वो पे किया हुआ था इनपुट टैक्स। तो आपका पेएबल कितना आएगा? पेएबल जो है वो कितना आएगा आपका? 90,000 आ रहा होगा, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना?
90,000 ही आएगा ना। अब देखें, अब एडिशनल क्या है, पूछेंगे एफबीआर वाले, भाईजान किसको सेल की है? सर अनरजिस्टर्ड बंदे को। ठीक है, अगर तुमने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की है तो इससे आपने क्या करना है, आपने इससे फर्दर टैक्स भी क्या करना है, लेना है। और वो कितना होगा? 4%। मतलब 1 लाख का हम क्या लेंगे, 4% फर्दर टैक्स लेंगे। और वो कितना बनेगा? 40,000। और हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे फिर? 1,30,000 जो है वो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, अगर आपने कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होती है, अगर कभी भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होती है, तो हम उससे ये नॉर्मल टैक्स के अलावा क्या लेंगे, फर्दर टैक्स भी ले रहे होंगे। अब आपने एक चीज गौर की है कि मैंने ये फर्दर टैक्स को क्या किया है, सेपरेट लिखा है। इसको सेपरेट इसलिए लिखा गया है कि ये जो हम रकम लेंगे, ये हमने एज इट इज क्या करनी है, हमने एज इट इज गवर्नमेंट को पे कर देनी है। इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो सकती। जितना टैक्स लेंगे उतने का उतना ही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। देखें, इसमें से आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट हुआ था, लेकिन ये जो फर्दर टैक्स है इसमें कोई एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। जितना लेंगे एज इट इज पे कर देंगे। अब इसमें से बड़ा फेमस पास्ट पेपर का सवाल है जो हम डिस्कस करते हैं और लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और ये बहुत टेक्निकल सवाल है और मुश्किल सवाल समझ आता है। वो सवाल ये है कि हम 18% प्लस 4% ही क्यों लिखते हैं, हम इसको डायरेक्टली 22% क्यों नहीं लिखते। अभी पास्ट पेपर का सवाल है कि जब भी हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो हम 18% प्लस 4% क्यों लिखते हैं, हम उसको डायरेक्टली 22% क्यों नहीं लिखते। इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो 18% है ये हमारा नॉर्मल टैक्स है। ये देखें, ये नॉर्मल टैक्स है। अगर हम कस्टमर से नॉर्मल आउटपुट टैक्स लेंगे, इसमें से इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो 4% टैक्स है ये फर्दर टैक्स है, इसमें से किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें से किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या करना है, इसको सेपरेट लिखना है। और जितना वसूल करेंगे ये सारे का सारा गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। इसलिए हम इसको 18+4% की फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको 22% की फॉर्म में नहीं लिखते। अगर हम इसको 22% की फॉर्म में लिखें, इसका मतलब है कि हम सारा इसमें से एडजस्ट करेंगे, ये नहीं होता। तो ये जो 4% वसूल कर रहे हैं ये सारे का सारा गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, और ये जो 18% है इसमें से हम सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द लॉजिक, और हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। गॉट इट? इसकी समझ आइए। ठीक है जी, हम इसको यहाँ तक रखते हैं। कल हम यहाँ से फिर ऑनवर्ड चलेंगे और फिर हम इसके एक्सेप्शन और प्रोड्यूसर जो है वो डील कर रहे हैं। ओके। अब 12:15 क्लास ही होगी।